So, hello guys. Today we are going to discuss NTSC 2020, NTSC 2020 which was held in 13th December. तो ये पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र रीजन का है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 81. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्पिता हैज सम कॉइन्स ऑफ ₹1 and ₹2. The total number of coins that she has is 50. ओके तो एक इसके पास ₹1 का कॉइन है एंड दूसरा ₹2 का कॉइन है. तो हम लोग मान करके चलते हैं कि ₹1 का कॉइन एक्स है और ₹2 का कॉइन वाई है. तो इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 है, यानी कि एक्स प्लस वाई इज 50. ये एक इक्वेशन बना फर्स्ट. और दूसरा है द टोटल अमाउंट दैट सी हैज इज 75. तो टोटल अमाउंट उसके पास 75 है. तो ₹1 का उसके पास एक्स कॉइन है एंड ₹2 का वाई कॉइन है. तो 2y ये टोटल अमाउंट आएगा विच इज 75. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, ओके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -y एंड दैट इज इक्वल टू -25, यानी y का वैल्यू 25 मिलने वाला है. ओके y का वैल्यू 25 मिलेगा. सो x का वैल्यू भी इक्वेशन 1 में पुट करके 25 आ जाएगा. यानी दोनों नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 25 है, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ओके सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 82 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है. इसमें बोल रहा है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है. और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो एक रूट इसका इक्वल है. तो मान लेते हैं कि वो रूट अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है और यहाँ पे भी अल्फा है. तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. और दूसरा है अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये आ रहा है. तो इसमें अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. तो ये आ जाएगा 6 माइनस बी टाइम्स अल्फा और प्लस 6 माइनस सी इज इक्वल टू 0. तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा c माइनस 6 अपॉन 6 माइनस बी, ये आएगा. एंड क्या बोला, द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग रूट्स. रेशियो ऑफ रिमेनिंग रूट्स यहाँ पे 3:4 है, यानी कि इसका मान लेते हैं ये 3 बीटा है और ये 4 बीटा, ऐसा. तो क्या बोला, इफ ऑल द रूट्स आर पॉजिटिव, यानी जो भी रूट्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, तो अल्फा बीटा जाहिर सी बात है पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी. अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालने, यानी कि अल्फा प्लस 3 बीटा अगर करें तो बी मिलेगा, और अल्फा इंटू 3 बीटा करें यानी 3 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 6. ये पहले इक्वेशन से आ जाएगा. दूसरे इक्वेशन से अल्फा प्लस 4 बीटा दैट इज इक्वल टू 6 एंड 4 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी. ओके सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, राइट इसको, इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 3/4 इज इक्वल टू 6/c. तो यहाँ से c का वैल्यू हमें 8 मिलेगा, राइट. तो c का वैल्यू हमारे पास 8 आ रहा है ना. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द पॉजिटिव रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड b एंड c रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली मतलब c का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8 आ रहा है. तो देखा जाए तो ऑप्शन 2 वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ये वाला c का वैल्यू है, तो b का वैल्यू यहाँ पे 5 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे b का वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन से हम लोग जस्ट इसको टिक कर सकते हैं. ओके सो लेट सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 83 में क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बोट, ओके स्पीड ऑफ बोट, इसको हम लोग x मान लेते हैं. स्पीड ऑफ बोट को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो ये दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर.
and time required to go downstream is half of the time required to go upstream, then find the speed of the water current. तो speed of water current को हम लोग y मान लेते हैं, speed of water current, लेट्स दिस बी y. तो ऐसा करने पर हमारे पास डाउनस्ट्रीम में अगर स्पीड लिखें, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ओके, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ओके, एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम में अगर लिखे तो वो हो जाएगा x माइनस वाई. तो क्या बोल रहा है, टाइम डाउनस्ट्रीम में जो लग रहा है, डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है, तो ये टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हाँ, ये टाइम निकालने के लिए तो डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल हो रहा है, राइट, तो डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो d अपॉन अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम में, तो ये d अपॉन एक्स प्लस वाई ये आ रहा है, और दैट विल बी, डाउन स्ट्रीम में टाइम जो है वो हाफ लग रहा है ना, हाफ किसका, अप स्ट्रीम के टाइम का, तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, d अपॉन एक्स माइनस वाई, ऐसा. तो यहाँ से ये डिस्टेंस हटाते रहे हैं, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो दैट विल गिव यू x इज इक्वल टू 3y. ये रिलेशन निकल करके आएगा. तो यहाँ पे x का वैल्यू अपने को पता है 6, दैट इज इक्वल टू 3y, तो y का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर. ये है हमारा स्पीड ऑफ वाटर करेंट है, ये 2 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84. इसका क्या करना है, द सम ऑफ द थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 7. यानी कि थर्ड टर्म और एट्थ टर्म का सम करने पर हमें 7 आ रहा है. तो यानी कि इसका फर्स्ट टर्म को अगर a मान लिया, कॉमन डिफरेंस d मान ले, तो ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 2d एंड दिस इज a प्लस 7d दैट इज इक्वल टू 7. यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7. इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं. दूसरा क्या है, द सम ऑफ द सेवेंथ टर्म, the sum of the 7th term and 14th term, that is minus 3. तो 7th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, और 14th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 13d, दैट इज इक्वल टू माइनस 3. सो यहाँ पे हमारे पास दूसरा इक्वेशन बनेगा 2a प्लस 19d दैट इज इक्वल टू माइनस 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे इसी 1 को यहाँ पे रखते हैं, 9d इज इक्वल टू 7. इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कर देते हैं, a कैंसिल, ये हो जाएगा 10d, ये हो जाएगा माइनस 10, राइट, दैट d का वैल्यू हमें मिलेगा -1. d का वैल्यू -1 मिला, तो a का वैल्यू भी लिख सकते हैं, 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 से 2a इज इक्वल टू 16. सो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 8. a का वैल्यू 8 आ रहा है, तो हमें 10th टर्म पूछ रहा है, तो a प्लस 9d हो जाएगा. ये a का वैल्यू 8 माइनस 9 विच इज -1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 85 में क्या बोला है, बैग कंटेन 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स. 5 red and some blue balls. One ball is taken out of bag at random. The probability that the ball taken out is blue is double the probability that the ball taken is red. तो रेड अगर 5 है और प्रोबेबिलिटी डबल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा फेवरेबल आउटकम, क्योंकि नेट जो टोटल बॉल है वो तो सेम रहने वाला है, तो डायरेक्टली वो किस पे निर्भर करेगा कि हमारा बॉल ओवरऑल अलग अलग कलर का क्या क्या है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल taken out is blue, right, that is double the probability of getting the ball is red. ठीक है, तो हमारे पास ब्लू बॉल तो नहीं पता है ना, लेकिन रेड बॉल कितना है, रेड बॉल है हमारे पास 5, तो 5 अपॉन मान लेते हैं x प्लस 5 हो जाएगा, x ब्लू बॉल है, और ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 5. तो यहाँ से तो डायरेक्टली ही हमारा x का वैल्यू 10 आ रहा है.
ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन, उसको इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बॉल के नंबर से भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे इजिली। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 86th वन में यहाँ पे क्या है कि n इज एन ऑड नंबर, n एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को 2n-1 या 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पे पावर n+1 ये है, एंड 2 पे पावर n-1 ये है। ओके तो इसमें अगर हम लोग चेक करें कि ये किससे डिविजिबल है, तो ये बेसिकली x का पावर n प्लस y का पावर n का फॉर्म है, राइट। और जब अगर n हमारा ऑड होता है तो n ऑड होने पर x पे पावर n प्लस y पे पावर n, राइट। दिस इज डिविजिबल बाई x प्लस y, ये होता है। ठीक है, ये थ्योरी है, इससे हम लोग कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे x प्लस वाई यानी कि यहाँ पे 1 पे पावर n लिख सकते हैं, यानी कि 2+1 यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा हमेशा। ओके, तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। यानी तो अगर n का कोई भी वैल्यू रख करके भी चेक किया जा सकता है, तो उससे भी आप लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं, लेकिन बेसिक थ्योरी ये है यहाँ पे। ठीक, लेट्स सी नेक्स्ट 87th वन। यहाँ पे क्या है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, यानी a का वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस इज 3, d का वैल्यू 3 है, and if sum of n terms in an AP, sum of n terms in an AP is 2380, right। तो ये आ रहा है, तो हमें n निकालना, तो यहाँ पे n/2 फॉर्मूला लगाना होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 2380। n अपने को नहीं पता है, n/2, 2a का वैल्यू 1 है, n-1 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 2380। इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n 2 प्लस 3n-3, दैट इज इक्वल टू 0 16 7 4760, एंड दिस विल बिकम 3n स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ जाएगा कितना हमारे पास, माइनस में n, राइट, माइनस में n एंड माइनस 4760, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमारे पास 3n स्क्वायर, यहाँ पे nth टर्म है ना, ओके, 3n स्क्वायर ये 4760 है ना, तो 4760 इंटू 3, तो यहाँ पे ये 476 इंटू 10 इंटू 3, ये फैक्टर करना पड़ेगा, 476 का फैक्टर निकाल लो, 476 का 2 टाइम्स में कितने बार में आएगा, 2 3 8, 2 टाइम्स में 119। ओके, तो यहाँ पे ये 4 आ रहा है, अच्छा हाँ, 4 इंटू 3 12 इंटू 120, ओके 120 इंटू 119, यानी कि 120n प्लस 119n माइनस 4760 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये 3n कॉमन लेंगे, तो n-40 ये बना, एंड प्लस में 119 n माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, n, अच्छा n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, हाँ n का वैल्यू यहाँ से 40 मिल जाएगा, हमें nth टर्म निकालना है ना, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो n का वैल्यू 40 मिल जाएगा, लेकिन हमें तो nth टर्म निकालना है, तो यानी कि tn विच इज t40 निकालना है, यानी कि a प्लस 39d, a का वैल्यू 1 है, 39 इंटू डी का वैल्यू 3 है, तो 1 प्लस 27 11 यानी 1118, राइट, 118 सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला यूज करके बन जाएगा। ओके, और ये तो बहुत ही एक तरीके से कन्वेंशनल क्वेश्चन है, वो हर साल ही इस टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हम लोग करते हैं क्लासेस में, तो ये सिंपल है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर में टोटल 366 होते हैं, यानी कि 2 ऑड डेज होते हैं, तो 2 ऑड डेज में हमारे पास 53 संडेज, तो मतलब 52 संडेज तो फिक्स हैं, वो तो होंगे ही, बाकी एक जो है ये 2 ऑड डेज में से निकल करके आएगा, यानी कि मंडे ट्यूसडे हो सकता है, राइट, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है,
फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, एंड वापस से संडे मंडे हो सकता है, राइट। हमें क्या चाहिए, संडे चाहिए। तो संडे देख लीजिए, यहाँ पे 2 फेवरेबल आउटकम है और टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है, तो 2/7 इज योर आंसर। ये प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगा लीप ईयर। अगर लीप ईयर नहीं होता तो डायरेक्टली 1/7 आ जाता। सो क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इट शोज द डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन अ डे। मीडियन निकालना है, ये डेटा दे रखा है। तो मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लो। ये 40, 60, 80, 50, 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 40, ये 100, 180, ये हो जाएगा 230 एंड ये 250, यानी कि टोटल यहाँ पे दे भी रखा है 250। तो n/2 कर लेंगे। n/2 यहाँ पे हमारे पास कितना मिलेगा, 125। 125 मतलब कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला होगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना है, 80। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू दैट क्यूमुलेटिव दैट मीडियन क्लास। तो इसके लिए मीडियन क्लास 80 का मीडियन क्लास क्या आ जाएगा, 220 से 230, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ दैट इज 220, ये आएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, 100 है, ठीक है। और क्लास साइज कितना है, 10। तो डायरेक्टली मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, जो बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा होगा, तो ये होता है L+N/2 - CF/F इंटू H, ये आएगा। ओके, तो L का वैल्यू कितना है हमारे पास, 220, प्लस N/2 का वैल्यू है 125, CF यानी कि 100, F यानी कि 80 इंटू H यानी 10, यानी ये कितना आ जाएगा, 220 प्लस 25/80 इंटू 10। ओके, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 220 प्लस 25/8, तो ये आ जाएगा 220 प्लस 3.125, यानी कि 223.125, ये आएगा नेट मीडियन। ओके, ये सिंपल, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो सिंपल थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है कि a+b इज इक्वल टू 2√3 एंड a इंटू बी इज 3। सो यहाँ पे a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो एक बार सिंपली अगर हम लोग ऑब्जर्व करें ये दोनों इक्वेशन को, तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो सम नंबर है, उसका हमारे पास दे रखा है सम, और एक दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये √3 प्लस √3 है, और ये √3 इंटू √3 है, राइट। यानी ए और बी का वैल्यू तो पता चल गया ना फिर हमको को, √3 पे पावर 4 और ये भी √3 पे पावर 4, तो दैट विल गिव यू 9, राइट। ये भी 9, यानी 18 आएगा इसका, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 91। 91 में क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है एम एन पी सेगमेंट क्यू आर इज पैरेलल टू एन पी। ये क्यू आर और एन पी जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो क्यू आर और एन पी पैरेलल है, और यहाँ पे बोल रहा है 3.2 टाइम्स क्यू एन दैट इज इक्वल टू 5.3 टाइम्स क्यू एम। यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं क्यू एन बाई क्यू एम का, क्यू एन बाई क्यू एम इज इक्वल टू 5.3/3.2, यहाँ से ये आ जाएगा 53/32, ये रेशियो आ रहा है। और क्यू आर का लेंथ दे रखा है 6.4। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना, ट्रायंगल एम क्यू आर, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो बाई बीपीटी कर सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम क्यू आर और एम एन पी। यहाँ पे हमारे पास दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिलेंगे तो यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। हमें क्या निकालना है, एनपी निकालना है। तो एम क्यू अपॉन एम एन दैट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एन पी।
तो एम क्यू अपॉन एम एन कितना मिलेगा, यहाँ पे एम क्यू का वैल्यू हमारे पास, एम क्यू यहाँ पे 32 है और एम एन मतलब ये पूरा हो गया और एम क्यू ये, तो एम क्यू और क्यू एन का रेशियो पता है तो ओवरऑल भी पता चल जाएगा। तो एम क्यू कितना है, एम क्यू है 32, एम क्यू कितना है 32 राइट, और एम एन कितना पार्ट हो जाएगा 32 प्लस 53 विच इज 85, क्यू आर कितना है 6.4 और एन पी निकल जाएगा यहाँ से ये 10 2, सो एन पी का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 85/10, 2 से 5 टाइम्स में और 5 से ये 17 टाइम्स में, तो यहाँ पे एन पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 17, सेकेंड ऑप्शन मिलेगा। ओके सो 91 का सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि इफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स क्यू -2,5 एंड आर 6,-1, तो यहाँ पे क्या एक पॉइंट P है x, y और दूसरा है पॉइंट यहाँ पे Q और एक है R, -2,5 एक कोऑर्डिनेट है और दूसरा है 6,-1, यहाँ पे इक्विडिस्टेंट है यानी कि PQ और PR का डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। ओके और अंडर रूट ले लो, अंडर रूट करके फिर स्क्वायरिंग कर दो, बात एक ही है तो स्क्वायर रूट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, x² + 4 + 4x प्लस यहाँ पे आ जाएगा y² + 25 माइनस 10y दैट इज इक्वल टू x² + 36 - 12x एंड प्लस y² + 1 + 2y। तो x² y² कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे ये 4x है, यहाँ पे 12x है, तो 4x और 12x मिल करके 16x बनेगा और यहाँ पे 10y 2y तो -12y बनेगा। ओके और ये 4 और 25 मिल करके 29 और यहाँ पे 36 और 1 -37 राइट, दैट इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा यहाँ पे 16x - 12y एंड दिस विल गिव यू 37 में से 29 घटा रहे हैं कितना आ जाएगा माइनस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। ओके तो 4 कॉमन निकालेंगे तो 4x - 3y - 2 इज इक्वल टू 0, सो 4x - 3y इज इक्वल टू 2। ये आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये फर्स्ट वाला। ओके तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 93 क्वेश्चन नंबर। 93 वाले में क्या है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट विच ट्रायंगल्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब इस इंफॉर्मेशन जो दिए गए हैं ऑप्शंस में उसके हिसाब से इसका यूज करके अगर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। तो देखा जाए तो पी क्यू दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर 81 दे रखा है, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इसका वैल्यू हमें 9 मिलेगा। ठीक है इसका वैल्यू 9 मिल रहा है और ये पी क्यू है 6.2 है, तो सिर्फ ये दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से क्या हम बना सकते हैं ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 साइड अगर दिया हुआ रहता है तो वो बना लेते हैं, या फिर 2 साइड एक एंगल दिया रहता है तब भी बना लेते हैं। ठीक है या फिर एक यहाँ पे सम भी दिया हुआ है लेकिन कोई एक एंगल या ऐसा कुछ देना चाहिए था तब जाके बनता, तो मेरे ख्याल से ए वाले से तो नहीं बनेगा। ठीक है ए वाले से नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन 3 और 2 में से कोई एक हो सकता है। बी वाले से बन जाएगा क्योंकि बी वाले में तीनों साइड दे रखा है, सी वाले से भी बन जाएगा। ओके और यहाँ पे हाँ एक चीज ये भी चेक कर लेना कि यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का कि 2 साइड का जो सम है राइट, 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा ये होना चाहिए, या फिर 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा ये होना चाहिए। तो ये भी प्रॉपर्टी अगर हम लोग मैच करके देखेंगे तो बी और सी सेटिस्फाई करेगा। डी के लिए चेक कर लो, डी के लिए एम एन प्लस एन पी दे रखा है 4 राइट, एन पी प्लस पी एम दे रखा है
8 mn प्लस pm दे रखा है 6। ओके, तो सबको सम करेंगे तो 2 टाइम्स mn प्लस np प्लस pm दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 8 18, यानी कि mn प्लस np प्लस pm दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यानी कि दोनों का सम सॉरी तीनों का सम हमारे पास 9 आ रहा है। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एम एन का वैल्यू निकालोगे तो एन पी प्लस पी एम 8 है तो यानी 1 आ जाएगा। एन पी का वैल्यू निकालेंगे तो एम एन प्लस पी एम 6 है यानी 3 आ जाएगा। और पी एम का वैल्यू निकालने के लिए एम एन प्लस एन पी 4 है 5 आ जाएगा। तो ये तीन साइड का वैल्यू पता चल गया अपने को। तो यहाँ से एक चीज़ देखो सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर दो साइड का सम करें तो तीसरे से बड़ा मिलना चाहिए। तो देखोगे यहाँ पे एम एन प्लस एन पी अगर करें तो ये 4 आ रहा है विच इज़ लेस देन 5, तो ये तो सेट नहीं कर पाएगा, यानी कि इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों आ रहे हैं यानी कि थर्ड ऑप्शन वाला सही है, ए और डी। इन दोनों इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a storm broke a tree and a tree top rested 13 root 6 meter from the base of the tree making an angle 45 degree with the horizontal, then find the height of the tree। तो यहाँ से क्या है कि एक ट्री है जिसका कुछ हिस्सा टूट करके बेस पर गिरा है, राइट, ऐसा कुछ है। मान लेते हैं यहाँ से ये ब्रेक होकर के गिरा है तो ये इस तरीके से रेस्ट करेगा और ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, राइट। तो 13 रूट 6 मीटर के डिस्टेंस पर है बेस, ट्री के बेस से, यानी कि ये डिस्टेंस 13 रूट 6 मीटर है। ओके, तो हाइट हमें निकालना है, ये 13 रूट 6 है तो ये दोनों साइड बराबर है, 45 एंगल बराबर आ रहा है तो साइड भी बराबर होंगे। या ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आ रहा है और फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग ये निकाल सकते हैं ना, ये वाला AC लेंथ। AC लेंथ ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लो, चाहे पाइथागोरस करके भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो 13 रूट 6 टाइम्स रूट 2 यानी कि 13 टाइम्स रूट 12, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 2 रूट 3 विच इज़ 26 रूट 3। ओके सॉरी, तो हमें क्या निकालना है, ये मिल चुका 26 रूट 3 मीटर। और ये साइड और ये ऊपर वाला जो साइड है, राइट, ये वाला, इसका नाम मान लो डी, AD। तो टोटल हाइट जो होगा वो कितना हो जाएगा, AD प्लस AB। तो AD कितना है हमारे पास 26 रूट 3 और AB कितना है 13 रूट 6। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 13 रूट 3 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस रूट 2 ये आ रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन वाला सही है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट 95 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि इफ इन ट्रायंगल PQR segment QS is the bisector of angle PQR if PQ is equal to x, QR is equal to 2x plus 5/3। मतलब PS RS ये सब का लेंथ दे रखा है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे QS एंगल बाइसेक्टर है ना, यानी ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बन जाएगा आराम से। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये दोनों अगर एंगल बाइसेक्टर तो इसका साइड्स का जो रेशियो है जिससे एंगल बन रहा है, यानी कि PQ अपॉन QR दैट इज इक्वल टू बाकी जो सेगमेंट्स है उनके रेशियो के बराबर होगा, यानी PS अपॉन SR, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, राइट। तो PQX है, QR कितना है 2x प्लस 5/3, PS कितना है x माइनस 3/5 एंड SR कितना है 2x प्लस 3/2। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करके LCM 3x 6x प्लस 5 सॉरी 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3
ठीक है, ये एलसीएम हो गया और बाकी ये 2/5 ऐसा आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से। ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 15x मल्टीप्लाइड विथ 4x + 3 दैट इज इक्वल टू 2 × 5x। या 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x - 10 दैट इज इक्वल टू 6x + 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 4 × ये आ जाएगा 60x² + 45x, ये हो जाएगा 60x²। ओके, एंड ये आ जाएगा +50x और -60, यानी -10x आएगा नेट। ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे आ जाएगा कितना, -50। अरे यार क्या हो रहा है, ओके -50। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये 60x² और ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 + 10 यानी कि 55x दैट इज इक्वल टू -50, राइट। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, -50/55, सॉरी -50/, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, 3x - 3/5 है, ये 2x + 3/2 है, ये 2x + 5/3 है, राइट। ओके, देन यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 4x + 3 आया, यहाँ पे 5x माइनस, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 होगा ना, 5x - 3 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x - 3 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 6 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 30 ना, राइट। ये 30 आ रहा है। देन उसके बाद क्या था, उसके बाद तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल हमारे पास कितना बनेगा, अच्छा एक बार फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये 60 हो गया, ये प्लस कितना हो गया, +50, ओके 60x² + 50 एंड देन 6 से ये 36 आएगा ना, ओके शिट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक बार 10 × 6 60 हो गया, 10 × 5 + 50x - 36x, राइट, एंड -30 ऐसा लिखो। तो यहाँ पे नेट हमारे पास कितना मिलेगा, ये 45x है, राइट। यहाँ पे 50 में से 36 को घटा रहे हैं तो कितना मिलेगा, 14x, राइट, एंड -30, और ये इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा 31x इज इक्वल टू -30। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -30/31, ओके, ये वाला ऑप्शन 4, ऑलराइट। तो इस तरीके से बनेगा ये। सो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 17 एंड द लेंथ ऑफ द नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड इज 16। मतलब सिंपली ऐसा कुछ है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका कि इक्वल साइड का लेंथ वो दे रखा है 17 ऐसा, और नॉन इक्वल है तो 16 सेंटीमीटर, ये ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड अपोजिट टू द नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड एंड द सेंट्रॉइड। अच्छा, तो जाहिर सी बात है सेंट्रॉइड मीडियन से पास करता है, मीडियन बेस को बाइसेक्ट करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में ये एज अ मीडियन का काम कर रहा है एल्टीट्यूड, और इसका बेस को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि ये 8 हो गया, ये 17 है। तो पाइथागोरस यूज़ करके हम लोग ये लेंथ भी निकाल सकते हैं, 15 सेंटीमीटर आएगा ये, और ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस वर्टेक्स और सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पर होगा, और सेंट्रॉइड हमें पता है कि मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, राइट, यानी कि AG/GD ये 2:1 होगा।
टोटल AD अगर 15 है राइट, तो AG कितना हो जाएगा, AG हो जाएगा 15/3 इंटू 2 विच इज 5 इंटू 2 10, राइट, 10 सेंटीमीटर आएगा। वर्टेक्स और सेंट्रोइड के बीच पूछा था ना, एक मिनट रुक जा, क्या पूछा था, हाँ ठीक, तो वर्टेक्स अपोजिट टू द नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड एंड द सेंट्रोइड, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ऑलराइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 3/2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट, ये निकालना है अपने को ना। तो ये तो सिंपल है, इसमें क्या करना है कि अपने को जस्ट स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9/4। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 9/4। और ये तो आइडेंटिटी होता है, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 9/4 टू साइन थीटा कॉस थीटा 9/4 माइनस 1 विच इज 5/4। ओके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 5/8। ओके, ऑप्शन नंबर 3 ये आएगा। ओके, सो देखते हैं फिर नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है कि P इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग radius 3 centimeter and 5 centimeter. Two tangents are drawn from point A which is outside the circle. Tangent AM touches the smaller circle at M point और tangent AN जो है वो N point पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये PM हो जाएगा, ये तुम्हारा PN हो जाएगा इस तरीके से। तो ये लेंथ निकाल सकते हैं ना, PA लेंथ, क्योंकि हमारे पास रेडियस पता है ये 3 है और बड़े वाले का 5 है और A से M का डिस्टेंस 13 बोल रहा है, A से M का डिस्टेंस 13 है। तो AP लेंथ निकाल सकते हैं। AP लेंथ कैसे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 169 विच इज अंडर रूट ऑफ हाउ मच, ये आ जाएगा 178। AP का वैल्यू 178 आ जाएगा। तो AP का वैल्यू 178 आ गया और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला लेंथ भी हमें पता चल जाएगा ना, PN तो पता ही है, AN पता चल जाएगा, राइट। तो AN स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AP स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, सॉरी PN स्क्वायर, राइट। तो AP का वैल्यू कितना है, AP निकाला है अभी हम लोगों ने 178 माइनस PN इज 25 विच इज हाउ मच, वो 153 AN स्क्वायर। तो AN का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 153, राइट। ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में क्या बोल रहा है कि AM का लेंथ है 8√3, AM का लेंथ है 8√3 सेंटीमीटर, AC का लेंथ है 14√3 सेंटीमीटर, ये 14√3, राइट, ये पूरा। एंड BN ये वाले का लेंथ अपने को निकालना है। अच्छा, BC भी दे रखा, BC इज 7, दिस वन इज 7। तो देखा जाए तो हम इस पूरे ट्रायंगल AMC में पाइथागोरस लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल AMC इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे तो MC निकलेगा ना, MC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14√3 का स्क्वायर माइनस 8√3 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से भी कर सकते हैं, यानी कि 22√3 इंटू इसमें से ये घटाएंगे तो 6√3, राइट। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किया ना हमने, हाँ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 12 13 132 इंटू 3 विच विल गिव यू 196 MC स्क्वायर, राइट। एक मिनट रुक जाओ,
ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6 9 396 होगा ना, राइट। तो यहाँ पे अच्छा इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 396 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू या 36 इंटू 11, राइट, एम सी स्क्वायर। तो एम सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6√11, ये आ जाएगा। एम सी मतलब ये वाला, ये पूरा का वैल्यू 6√11 है। ओके, तो क्या करना है, बी एन का लेंथ निकालना है ये वाला। तो देखो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेट करें इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी, वो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हम लोग लिख सकते हैं ना ए बी सी, ये ए बी सी, इन दोनों का सम है। ओके, तो यहाँ पे अगर इस वाले लेंथ को, ये वाला लेंथ, राइट, ये वाला लेंथ अपने को नहीं पता है, इस वाले को अगर हम लोग x मानते हैं एम बी को, तो यहाँ से ए एम सी तो सिंपली आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8√3 इंटू 6√11। ओके, ए एम बी कितना आ जाएगा, हाफ इंटू, अच्छा ये x देखा जाए तो ये x बेसिकली है क्या, 6√11 माइनस 7, तो यानी कि हाफ इंटू 8√3 इंटू 6√11 माइनस 7, ये आ जाएगा x यानी एम बी। और ए बी सी निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू, ये बी एन एल्टीट्यूड इस पे है ए सी बेस पर, ए सी को बेस माने तो हाफ इंटू 14√3 इंटू बी एन, ये निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, राइट, सो हाफ इंटू 8√3 इंटू 6√11 माइनस हाफ इंटू 8√3 इंटू 7, और यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू 8√3 इंटू 6√11। तो ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म ही कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ से आ जाएगा हाफ, अच्छा इसको ऐसा करता हूँ 7√3 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा 7√3 बी एन। तो 7√3 बी एन दैट इज इक्वल टू हाफ 8√3 इंटू 7, 7√3 और 2 से ये 4 टाइम्स में, तो बी एन का लेंथ यहाँ से आ जाएगा 4 यूनिट्स। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको यानी फोर्थ ऑप्शन मिलेगा ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंपल है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, पी क्यू का लेंथ हमें दे रखा है 7√3, स्क्वायर है तो ये भी 7√3, ओके, और इसका सेंटर आर बोल रहा है, यहाँ से ये एक क्वाड्रेंट बनाया, ठीक। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन सिंपल है, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ जो स्क्वायर है पी क्यू आर एस में से हम लोग एरिया ऑफ ये जो क्वाड्रेंट आ रहा है, राइट, क्वाड्रेंट क्या है, क्यू, क्वाड्रेंट का नाम क्या है, क्यू ए एस आर, ये घटा दे, इस पूरे स्क्वायर में से ये क्वाड्रेंट घटा दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पूरा ये कितना हो जाएगा 7√3 एरिया का, किसका, स्क्वायर का एरिया, ये माइनस क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के जगह पे यही साइड लेंथ हो जाएगा विच इज 7√3 का स्क्वायर, राइट। और पाई का वैल्यू तो कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ही इन जनरल ले लेते हैं, तो 7√3 स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4, ओके, तो ये आ जाएगा 49 इंटू 3, और 1 माइनस ये आ जाएगा 22/7 इंटू 4, इसको ये कैंसिल करा दो 2 से, सो 49 इंटू 3, 1 माइनस 11/14, तो ये आ जाएगा कितना 49 इंटू 3 इंटू, ये आ जाएगा 14 माइनस 11 इज 3/14, 7 से 2, 7 से 7 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा कितना 63/2 ना, ओके, तो 63/2 यानी कि 31.5, राइट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके गाइज, सो ये था एनटीएससी का पेपर जो कि महाराष्ट्र रीजन का है, और इसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया।
Okay, so thank you guys. We will meet in the next session.